हेलो योगेश, अश्विनी। अंजलि, गुड मॉर्निंग। हमने इसको प्लस पे स्टार्ट किया था। प्रोफाइल पे कोई अपडेशन नहीं दिखा रहा है मोहित, एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है? हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो अनअकैडमी के उसमें ऐप में, है ना? तो आई विल चेक दिस। गुड मॉर्निंग पंकज। तो ये हम प्लस के ऊपर कर रहे थे। ये हमने जो एंशियंट वाला बैच स्टार्ट किया है, एंशियंट हिस्ट्री का हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है, नई बैच। और ये कहां पे स्टार्ट हुई है? प्लस के ऊपर, ऑन प्लस। यह प्लस के ऊपर स्टार्ट हुई है और हमने वहां पे मिडवल भी स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे हम। तो उसी का कंटिन्यूएशन में मैंने कहा था कि उसको हम वीकली कैसे देखेंगे, तो उसी के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, उसी की कुछ बातें हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। स्टोन एज में पाषाण काल बेसिकली एक बहुत ही पुरानी घटना है और इसका सारा आधार कहां से लिया गया है? और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से प्री में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? प्री में, पाषाण काल से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्री में पूछे जाएंगे। मेंस में मतलब ऐसा सोचो कि नो डायरेक्ट क्वेश्चन। मेंस में खास करके जीएस की बात करें तो नो डायरेक्ट क्वेश्चन, घुमा फिरा के आ सकता है। नो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सीधा सवाल यहां से मेंस में कोई नहीं आने वाला है। और जहां तक इंटरव्यू का सवाल है, तो इंटरव्यू में जरूर यहां भी लेस ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंटरव्यू में मतलब एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ब्लीक पॉसिबिलिटी जिसे कहोगे। हेलो मुकेश, हेलो निधि। तो यहाँ पे इंटरव्यू में मे बी लिख सकते हैं, मे बी मतलब कोई फॉर्म नहीं कह सकते, लेकिन प्री में तो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं और हाई पॉसिबिलिटी के साथ, है ना? और ये जीएस में कोई सीधा सवाल नहीं होगा और इंटरव्यू के लिए मे बी मतलब एक सवाल बन सकता है ना? प्री में पता ही है ये फैक्ट्स हैं और इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्री के लिए देखें तो एक तरीके से इसके साइट्स कौन कौन से हैं, साइट्स कौन कौन से हैं, या फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, वहां से मिला क्या है, ठीक है? ऐसे सब सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से स्थान हैं, वहां से मिली वस्तुएं, मिले साक्ष्य, वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। या टाइम पीरियड के बारे में, है ना? नॉट एन इश्यू शैलेंद्र। और टाइम पीरियड के बारे में, टाइम के बारे में पूछा जाता है, समय के बारे में प्री के लिहाजे से। और मेंस में यहां से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? डायरेक्ट तो कोई सवाल नहीं पूछेगा और मेंस डायरेक्ट तो सवाल नहीं पूछेंगे। फॉर मेंस यहां से जरूर पूछा जा सकता है कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से जैसे हमने हिस्ट्री के लिए जैसे पूछा जाता है कि जो हिस्टोरिकल हम एक ओपिनियन बनाते हैं उसमें कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं? हेल्पफुल evidences for the making of making of
हिस्टोरिकल ओपिनियंस तो डायरेक्ट तो सवाल नहीं होंगे, डिस्कस, लेकिन कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है कि हेल्पफुल एविडेंसेस फॉर द मेकिंग ऑफ हिस्टोरिकल ओपिनियंस, मतलब कि ऐसे सहायक साक्ष्यों पर चर्चा करें, ऐसे सहायक साक्ष्यों पर चर्चा करें जो ऐतिहासिक विचारधारा के निर्माण में सहायक है, ऐतिहासिक विचारधारा निर्मित करती है, जो ऐतिहासिक विचारधारा निर्मित करती है। इसके ऊपर एक चर्चा लिख दिया है ना। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो 400 वर्ड्स बीपीएससी के अंदर में लिखा तो नहीं रहता है, लेकिन इतना ही लिखोगे तो ठीक रहेगा। और यूपीएससी में अगर सेम सवाल तो 250 वर्ड्स, डायरेक्ट स्टोन एज से सवाल नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ना, लाइक दिस। मेंस के अंदर में, प्री में तो ये सब पूछ लेते हैं, प्री के लिए ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और भी कुछ मेंस के लिए सवाल पूछ सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका कोई उपयोगिता है या नहीं इस टॉपिक का, इन विच वेज दिस इज इम्पोर्टेंट, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो मेंस के लिए भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हेलो अदिति, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से हमने स्टोन एज के बारे में कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लो स्टोन एज के बारे में अगर हमें लिखना हो तो हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके लिख सकते हैं कि इज इट कनेक्टेड विद दी लेटर पीरियड हिस्ट्री, जैसे कि मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इज देयर इंटरकनेक्टिविटी, हालांकि ऐसे सवाल कम आते हैं लेकिन कभी कभी एक आध कोई पूछ लेता है ना। इज देयर इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन different phases of early history of India, डिस्कस। अब देखो यहां से अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इज देयर एनी इंटरकनेक्टिविटी, भारतीय इतिहास, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के विभिन्न चरणों के मध्य क्या कोई अंतर संबंध है, चर्चा करें। तो अगर अर्ली हिस्ट्री आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि स्टोन एज क्या है, या इसके बाद जो अन्य तरीके की व्यवस्थाएं दिखी जैसे चालकोलिथिक या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या उसमें कोई कनेक्टिविटी दिख रही है? तो जब तक स्टोन एज नहीं जानोगे तब तक ये सब सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो मेंस में ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और प्री में तो सीधा सीधा फैक्चुअल डिटेल यहाँ से पूछे जाते हैं। फैक्ट्स की प्लेसेस कौन से फेमस हैं, क्या मिला, इसकी टाइम पीरियड क्या थी, है ना, ऐसी बातें मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए कैसे सवाल हो सकते हैं, हालांकि इंटरव्यू में मे बी है, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि बायोडेटा से ज्यादा सवाल होते हैं। एक दिन मैंने बताया था कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम जो स्टोन एज
की बातें करते हैं तो इसको हम फॉर्मली कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा? Is there any formity between findings, मतलब about the findings, is there any firmity या any firmity in the context of stone age? आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि पाषाण काल के बारे में क्या कोई निश्चितता से कह सकता है? क्या पाषाण काल के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है। देखो, हम हर टॉपिक को क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रिलेवेंसी क्या है, इंटरव्यूज के लिए क्या है या प्री के लिए क्या है। मतलब अगर कोई भी सवाल पूछेगा ना तो यू विल बी प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। टूल्स मिले हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मान लो हम इसको देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि इसकी कोई रिलेवेंसी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। या डिफाइन अ रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन हिस्ट्री। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इतिहास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो यहां पे बड़ा काम आएगा कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, है ना। इतिहास में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका, कभी इस तरीके से इस टॉपिक को देखा था? कभी भी इसके पहले आपने नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि हम इसको केवल और केवल फैक्ट्स के रूप में पढ़ के खत्म कर लेते हैं, है ना। और अगर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो हम परप्लेक्स हो जाते हैं। यही हमें एडवांटेज दिलाएगा हमारे एग्जाम में, है ना। इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज। आप देखोगे कि हमारी जो पढ़ाई चल रही है और जो दूसरों की पढ़ाई चल रही है, यही आपको एक्स्ट्रा एज देगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल 110%। ये वाली जो पढ़ाई चल रही है हमारी, ये एक्स्ट्रा एज देगी आपको प्रिपरेशन में, और इसी एक्स्ट्रा एज के कारण रैंक बनते हैं। सिलेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिलेक्शन तो 100% होगा। डैम श्योर यू विल गेट योर सीट, बट माई अल्टीमेट गोल इज टू गिव यू insight how to get rank in your examination। रैंक का मतलब ये होता है ना कि आपकी जो प्रेफरेबल चीज है वो मिल जाएगी, जो सबसे बड़े पद हैं वो आपको मिलेंगे, आप चाहें। और अच्छा, एक और बात है, ये हम जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। हम क्यों यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी का मेंस भी इसी स्टैंडर्ड पे हो गया है, कुछ दिन में प्री भी हो जाएगा, जैसे यूपी ने कर रखा है ना। मेंस का स्टैंडर्ड यही है, इसीलिए हम उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ रहे हैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे, है ना। और राइट, टारगेट एकदम हमारा रैंक के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा ठीक से समझ रहे हैं, और थोड़ी एनालिसिस को हम ब्रॉडर कर रहे हैं। सिलेबस के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक स्टोन एज? ये हमारे सिलेबस के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? अगर आप बीपीएससी की बात करोगे तो यह हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो यहाँ पेपर 1 में कभी पूछे जाने की संभावना है। पेपर 1 बीपीएससी की बात करें तो, है ना। और यूपीएससी में भी पेपर 1 ही है जहां पे हिस्ट्री की बातें पूछ ली जाती हैं, आर्ट एंड कल्चर और इस तरीके से। तो यूपीएससी में भी पेपर 1 है, बीपीएससी में भी पेपर 1 में ही आता है, ठीक है। और प्री का मैंने बता ही दिया, ठीक है। कभी कभी करंट अफेयर्स में भी, जैसे मान लो कोई नई साइट मिल गई, कोई नई चीज मिल गई, तो वहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक। तो ये हमारा चीजों को समझने का एक नजरिया है। यहां तक समझ गए? तो हमने इसके बारे में प्लस में कुछ बातें की थी, और जो लोग नए हैं इस स्पेशल वाली क्लास में, अभी तो ये प्लस का ही सिलेबस का कंटिन्यूएशन है, वहां पे कुछ रह गया था जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना।
तो अभी तक जो लोग नए हैं, ये स्पेशल की क्लास है 10:30 में एक हमारी क्लास चलती है और वो स्पेशल वाली क्लास है। स्पेशल मतलब डेमो जैसा क्लास होता है, तो नए बच्चों के लिए तो ये डेमो जैसा हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सबके लिए वही कंटिन्यूएशन में क्लास चल रही है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोन एज के बैकग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। पाषाण काल इसको क्यों कहा गया? इसकी खोज 1863 में हुई, रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, पल्लवरम, एट पल्लवरम। और इसकी खोज किसने की भाई? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है और इसी ने खोज की है इसकी। 1863 में पहली बार हमें स्टोन एज के बारे में पता लगा, पाषाण काल के बारे में पता लगा, है ना। तो पाषाण काल के बारे में हमें 1863 में पता लगा पल्लवरम प्लेस में, ठीक है। अब ये जो स्टोन एज है, मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये वाली स्थिति दिखाई देती है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, है ना। पैलियोलिथिक, मीजो, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने देखा है यहाँ पे कि ये पूरा पाषाण काल है, हिंदी में इसको लिखते हैं पूरा पाषाण काल। और ये एक बहुत पुरानी घटना है, ये लगभग अगर देखा जाए तो 25 लाख साल पहले स्टार्ट होती है और एक लंबे समय तक चलती है ना। मतलब अगर इसका पूरा टाइम पीरियड देखोगे तो 2.5 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होके, मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होके और एक लंबे समय तक चलेगी। अब इसमें भी अलग अलग डेट्स दिए गए हैं अलग अलग किताबों में, तो इसको लेके घबराना नहीं है। 8000 BC मतलब ईसा पूर्व, ये पूरा पाषाण काल का टाइम है। और ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। और इसकी भी अपनी टाइम अगर देखोगे तो ये बेसिकली 8000 से लेके और या 9000 से लेके और 4000 तक ये अपना दिखाई देगा, है ना। 9000 BC से लेके और 4000 BC तक दिखाई देगा। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। तो मीजोलिथिक पीरियड ये मैंने बता रखा था, है ना। और ये जो नियोलिथिक है ये 7000 से 1000 तक, 7000 BC से 1000 BC तक, ईसा पूर्व तक दिखाई देगा। ये टाइम पीरियड अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन फिर भी हम एक एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, है ना। ऑल राइट, तो बेसिकली जो है हमने इसको 9000 से लगभग 4000 BC के बीच में रख लिया। कल मैंने प्लस वाले में बताया था कि ये सारे समय एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं, नहीं मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये सारे समय काल एक दूसरे को ओवरलैपिंग में दिखा रहे हैं, नहीं। अब बेसिकली इसमें फर्क क्या दिखाई देगा आपको, पैलियोलिथिक में, मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक में अब ये एडवांस स्टेज होता जाएगा, है ना, ये एडवांस स्टेज होता जाएगा। ये पूरा पाषाण काल है तो ये थोड़ा ओल्ड, इसमें हैवी स्टोन्स का प्रयोग होगा, इसमें हैवी स्टोन्स होंगे, मतलब भारी पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा, उसी से चीजें बनाई जाएंगी। इसमें भारी पत्थर यूज होंगे और इसमें माइक्रोलिथ्स यूज होंगे। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स का मतलब छोटे पत्थर, छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग। ये हमने देखा था, छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग। और इसी को कहा गया है माइक्रोलिथ, यूज ऑफ स्मॉल स्टोन्स दैट इज नोन एज माइक्रोलिथ, ये हमने किया हुआ है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टोन है वो ज्यादा फाइन है, शार्प है और पॉलिश्ड है, पॉलिश हो रखा है ना, पॉलिश हो रखा और नुकीला है। जो स्टोन है नुकीला है और पॉलिश हो रखा है, तो ये फर्क आ जाता है। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इंसान जैसे जैसे समय काल में आगे बढ़ेगा, वो चीजों को फाइन बनाता जाएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के ऊपर काम करेगा। क्यों? दैट इज द learnings from the history. In the process of advancement we learn so many things and we upgraded everything, है ना, राइट। जैसा अभी हम देखो 5G 6G 10G पता नहीं कहां कहां तक जाएंगे, स्पेस में इंसान चला गया है ना। तो हम लगातार उसमें अपग्रेडेशन करते रहते हैं, लगातार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं परिवर्तनों को अगर देखा जाए तो हम इसको फाइंडिंग्स में लिख लेते हैं, है ना। इन्हीं परिवर्तनों को हम फाइंडिंग्स में लिख लेते हैं। अब जो ये पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक जो पीरियड है, पूरा पाषाण काल, जो ये पैलियोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल, तो इसके अपने कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, है ना। इसके अपने कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख, हर एक समय काल की अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे आज से अगर आप 40 साल पहले किसी से पूछते कि भाई जॉब करने के लिए तुम किसी बड़ी शहर में जाओगे, तो लोग अवॉइड मार देते हैं ना। हर एक चीज की अपनी एक विशेषता होती है ना। लोग अपने घर के पास रहना चाहते थे, माँ बाप के पास रहना चाहते थे, और भले छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, लोग सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। अगर आप 35-40 साल पहले की बात देखो समय, तो उस समय का जो यूथ था इतना ज्यादा अनसेटिस्फाइड नहीं था, उसके लिए नौकरी ही सब कुछ नहीं था। वो गांव देहात में रह के छोटे मोटे काम भी कर लेता था, और बड़ा मतलब इस लेवल की मगजमारी नहीं थी। आज लाखों रुपए कमाने के बाद भी, है ना, तो ये था, है ना। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स कम होता जा रहा है, अर्निंग बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा हैप्पीनेस लेवल कम होता जा रहा है ना। हम एक बेचैन से दिखाई देते हैं, और के चक्कर में हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो हर एक समय काल की अपनी विशेषता होती है ना। क्यों? और इसी समय इंसान ने पहली बार फायर की खोज की, है ना। एक तरीके से फायर या आग की खोज इसी पूरा पाषाण काल में की। देखो, इंसान का स्वभाव होता है खुराफाती, पत्थर रगड़ते रगड़ते, और ये पत्थर टाइम पास के लिए नहीं रगड़ रहा था, वो जैसे मान लो झाड़ियों को काटने के लिए या शिकार करने के लिए, है ना। तो इसी समय आग की खोज कर ली गई। आग की खोज होने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि हम हंटिंग करते थे, हम गैदरिंग करते थे, है ना। हम हंटिंग करते थे, राइट, नुकीला करने के चक्कर में। तो हमारा जो मुख्य प्रोफेशन था वो यही था, हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग, गैदरिंग मतलब फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण। अब खाद्य संग्रहण में कोई कृषि जैसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो कंदमूल फल लेके आ गए या शिकार कर लिया, है ना, जंगल से जानवरों का शिकार कर लिया। तो मुख्य पेशा यही था पूरा पाषाण काल का। प्राइमरी टास्क ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड वाज हंटिंग गैदरिंग, ऑलराइट, हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, समझ गए। इवन इस समय की खासियत यह है कि यहाँ पे बोन्स भी यूज होते थे, है ना। यहाँ पे भाले बनाए जाने लगे थे, यूज ऑफ बोन्स, स्पीयर्स, भाले तक यूज हो रहे थे, समझे। भाले व हड्डियों का प्रयोग औजारों के लिए किया जा रहा था। हड्डियों का प्रयोग औजारों के लिए किया जा रहा था। लंबे समय तक लोग हड्डियों का प्रयोग करते रहे क्या? प्रयोग किया जाता था, हड्डियों का प्रयोग किया
जाता था, ठीक है। तो लंबे समय तक लोग इसका प्रयोग करते रहे, ये एग्जाम में पूछ लेता है, लंबे समय तक इसका लोग प्रयोग करते रहे। तो पैलियोलिथिक पीरियड में फायर की खोज कर ली गई, आग की खोज हुई, हंटिंग गैदरिंग ये सब बढ़ा। अब शिकार करोगे और जानवर को पका के खाने में मजा आएगा। पहले तो शिकार के चक्कर में फायर की खोज हो गई, और जब इस फायर में, है ना, राइट, बोन्स का वेपन्स के रूप में तो नहीं यूज करते थे, हाँ शिकार उकार में जरूर यूज करते थे, ठीक है, या खाने पीने में, ठीक है। रोस्टेड मीट में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, रोस्टेड मीट में ज्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्लाइड तो बड़ा पीछे चला गया है ना, ये ठीक है। गुड मॉर्निंग खुशबू। तो मुझे लग रहा है 4-5 स्लाइड हो गए हैं, है ना, ठीक है, हमने 4-5 स्लाइड निपटा दिए हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो दिखाई दे रही थी कि फायर की खोज हो गई और ये सब सभी चीजें, भाले और हड्डियों का प्रयोग हो गया, है ना। और मूल रूप से ये लोग कैसे थे? घुमंतु लोग थे, नोमैडिक पीपल। आपसे पूछा जाए कि पूरा पाषाण वाले कैसे थे, तो नोमैडिक पीपल थे। अब लाखों साल पहले इंसान तो ऐसा ही था ना। घुमंतु, इसको लिखते हैं घुमंतु लोग थे, नोमैडिक लोग थे, ये ट्राइबल जैसे थे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये लोग घुमंतु लोग थे और अस्थिर जीवन था इनका, नो सेटल्ड लाइफ, नो सेटलमेंट, नो सेटल्ड लाइफ, अस्थिर जीवन, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अस्थिर जीवन। इसका मतलब यह है कि नो शेल्टर, नो एग्रीकल्चर। क्यों? नो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। नोमैड्स मतलब होता है कि जो घुमंतु लोग होते हैं, आदिवासी कबीले, उनको नोमैड्स कहते हैं। तो ये नो सेटल्ड लाइफ, अस्थिर जीवन है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ शेल्टर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्यों? ये घूमने वाले लोग इतना टेंशन लेंगे? क्या लग रहा है, घूमने वाले लोग इतना टेंशन लेंगे घर बनाना और कृषि करना और पशुपालन, आवास व कृषि अनुपस्थित थी। जहां गए वहीं के हो लिए, है ना, अनुपस्थित थी। जैसे अंग्रेज लोगों को देखा आपने, हमारा क्या होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमने होटल ले लिया, ठीक है, और वहां पे मान लो कि हम होटल से 100 किलोमीटर दूर चले आए घूमते घूमते, तो अब हम वापस से जाएंगे उसी होटल में, और जहां सूटकेस या ब्रीफकेस रखा हुआ है, फिर वहां से कपड़ा चेंज करेंगे, फिर वहां से 100 किलोमीटर आएंगे। इसको बोलते हैं भालू पर्यटन। ये मैंने नाम दिया है, ये सरकारी स्तर पे नाम नहीं है। इसको मैं कहता हूं भालू पर्यटन। इसका मतलब क्या है? भालू पर्यटन का मतलब क्या है? ये इसलिए मैंने कहा है कि जो ये बियर्स होते हैं, इनका एक टेंडेंसी होता है, जैसे मान लो कि इनकी एक केव है, मान लो बियर्स की केव है ना, और यहाँ पे इनके बच्चे हैं, मान लो यहाँ पे कप्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो कि यहाँ से इनके बच्चों को, मान लो 5 बच्चे हैं, किसी ने उठा लिया है ना, ठीक है, राइट। तो इसको मैंने बियर टूरिज्म क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये जो भालू है ना, इसके बच्चों को उठा के कोई यहाँ लेके चला आया, मान लो यहाँ पे 5 बच्चे आ गए इसके, है ना, तो अब ये क्या करेगा, मान लो इसको दौड़ा लिया, तो इसने क्या किया कि 5-1, एक को यहां रख दिया, और फिर ये 4 लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बियर क्या करेगा, ऐसा नहीं कि इससे छीन ले सारे बच्चे, ये एक को पहुंचेगा और यहां पहुंचा के आएगा डेन तक, एक को यहां रखेगा, फिर यहां से दौड़ के आएगा, फिर यहां से दौड़ के आएगा, समझ रहे हो? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ बियर्स। तो हम भी यही करते हैं, हम चाहे जितनी दूर निकल जाए घूमते घूमते, हम वापस होटल तक आते हैं, है ना। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, या यूरोपियंस, वो जहां जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, है ना,
जैसे मान लो 100 किलोमीटर आगे करके यात्रा, वो बैग टांग लिया पीठ पे और वो वहीं रुक गए, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, टाइम बच जाता है क्या उनका। नोमैड्स जैसे रहते हैं, है ना, जैसे घुमंतू कबीले के लोग होते हैं, जहां जाते हैं वहीं टिक जाते हैं। जैसे देखा होगा आपने, ये सब नट करतब और तब दिखाते हैं, आते हैं ना, कभी देखा है आपके शहर में, और आए होंगे वो नट जो होते हैं करतब दिखाते हैं, नहीं देखा है बचपने में? आते थे और हम लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते थे, वो बंदर बंदरी का डांस दिखाएंगे, फिर उस पे रस्सियों पे चलेंगे, फिर वो सब मतलब लोकल लेवल का सर्कस जैसा दिखाते थे, है ना। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए जिसको जितना देना होता था दे देते थे। मोस्टली लोग फ्री रहते थे, मतलब देखो भारत में फ्री का ही एक भीड़ ज्यादा फ्री वाली ही रहती थी, लेकिन कुछ लोग पैसा भी दे देते थे, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो नोमैड्स मतलब यही हुआ, जहां जाएंगे वहीं पे टिक जाएंगे, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। अगर आपसे पूछे कोई फैमिली थी तो नो फैमिली। जब ये सब है ही नहीं तो इस माहौल में कौन सी फैमिली बनेगी, क्या लग रहा है? तो नो फैमिली, कोई परिवार वाली व्यवस्था नहीं है, कोई परिवार नहीं। जैसे किसी मतलब आप किसी एनिमल्स को देखोगे तो उनका कोई अपना परिवार होता है क्या? वो चेंज होता रहता है। देखा आपने एनिमल्स लाइफ कैसी होती है? वो चेंज होती रहती है ना। वो एनिमल्स लाइफ कैसी होती है? चेंज होती रहती है। क्यों? अगला पॉइंट देखो, ऐसे ही इंसान भी था, उसकी लाइफ और फैमिली सब चेंज होती रहती थी, है ना। और जब इसे रुकना होता तो शेल्टर के रूप में क्या यूज करते? दे यूज्ड केव्स, दे यूज्ड केव्स एज शेल्टर। गुफाओं में रहते थे। अब जैसे कोई जानवर है, उसको भगा दिया या मार के खा गए, गुफाओं में रहते थे और जाके उसके ऊपर कब्जा कर लिया, समझे। तो इंसान जब गुफाओं में रहने पे उसे सहूलियत मिली, बरसात वरसात के दिन में, या भेड़ियों की या भालू की, या किसी गुफा पे जाके कब्जा कर लिया, है ना। इंसान की शुरू से नेचर रही है कब्जा करना। जैसे आजकल हमने हाथियों के जगह घरों में कब्जा कर लिया, हमने विभिन्न जानवरों घरों में कब्जा कर लिया। जब हमारे यहाँ चले आते हैं तो हम कहते हैं कि हाथियों ने शहर पे हमला बोला। हाथियों ने शहर पे हमला बोला कि हमने उनकी जगह पे जंगल पे हमला बोला है। इट्स अ रिवर्सल प्रोसेस। दे आर नॉट एनक्रोचिंग आवर प्लेसेस, वी आर एनक्रोचिंग देयर प्लेसेस। ये उल्टा है जैसा हम समझते हैं ना। कहते हैं कि बाघ घूम रहा है गांव में, जी नहीं, बाघ जंगल में ही घूम रहा था, आपने जंगल में ही गांव बना लिया है, तो दिक्कत तो होगी। नहीं, लकड़बग्घा आया और लेके भागा। तो इंसान लकड़बग्घे से भी बड़ा लकड़बग्घा हो गया है, समझ गए। हम लोगों ने हमला बोल दिया है। इंसानों ने लकड़बग्घों की जमीन, भालुओं की जमीन, हाथियों की जमीन छीन ली है, और फिर हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो हमारी जमीन हो। नहीं, तो ये बात है। ठीक है, समझ गए। और कहते हैं कि इसी समय गुफाओं में रहते रहते टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत हमने हाथ सफाई कर दी थी, तो अर्ली पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी, है ना। हाउ आर एलिफेंट्स यूज फॉर अस, मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप? तो ये बात है, ठीक है। हाउ एलिफेंट्स आर यूजफुल फॉर अस। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक चीज होती है। अब ऐसे कहोगे जी चींटी का क्या यूज है, मैं तो सवेरे से सांझ तक चींटी से कोई मीटिंग ही नहीं होती। हर एक चीज का एक फूड चेन बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी सही कहते हैं। तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, चाहे एक छोटी सी जानवर भी खत्म होगी ना एनवायरमेंट में, तो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एलिफेंट्स होते हैं तो इनके ऊपर जो होते हैं स्कैवेंजर्स निर्भर होते हैं इनकी डेड बॉडीज के ऊपर। फिर ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, तो पेड़ पौधों और एक्स्ट्रा झाड़ियों की सफाई कर देते हैं, फिर नए पौधे आते हैं, तो बड़ा वो एक चेन बना हुआ है ना। अब ऐसे पूछोगे तो हम कहाँ यहाँ रह रहे हैं, जंगल में रह रहा है, होगा राजा, हम तो अपने घर में राजा हैं, है ना। तो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड है ना। हाँ, स्पैरोज विलुप्त हो रही हैं और लगभग लगभग समाप्त हो रही है, क्रो हो रहे हैं ना। और आप कहोगे कि जी कौवा खत्म हो रहा है, ठीक ही है, क्योंकि कौवे की एक ही आंख होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। सो इट्स अ डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंटल बैलेंस, है ना।
राइट। तो हर एक चीज का अपना महत्व है, ये नहीं कह सकते कि इसका महत्व नहीं है। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा सफाई कर देते हैं, या चील हो, कौवे हो, कोई भी जानवर हो, चींटी हो, वो छोटे देखा होगा आपने कहीं कोई कुछ छोटी चीज पड़ी हुई है, चींटी चट कर जाएगी उसे, है ना। चाहे वो चींटी के शौक बड़े हैं, मतलब वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है। शरीर छोटा होने से नहीं होता है, मनोबल बड़ा होना चाहिए, है ना। ये आप चींटी से सीख सकते हो, है ना। दैट इज द लर्निंग फ्रॉम एंड्स। हाँ, स्टोन एज चल रहा है, हम अपना पत्थर लेके पहुंच चुके हैं पाषाण काल में, ठीक है। चलो, दे यूज्ड केव्स एज अ शेल्टर, गुफाओं में पहुंच गए थे। और अर्ली केव पेंटिंग दिखाई देती है, अर्ली साइन ऑफ केव पेंटिंग, मतलब कि एडवांस तो नहीं दिखेगा, लेकिन गुफा चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य दिखाई देते हैं। गुफा चित्रकारी के कच्चे साक्ष्य, मतलब ये कि मतलब अभी प्रारंभ ही हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत लाइन उन खींच रहे हैं। आज भी तो हम करते हैं ना, कहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ खींच ही देते हैं, हाँ या नहीं। ये हमारी हैबिट होती है ना, बैठे बैठे हाथ को चला देना। राइट, ठीक है। तो हमने ये कर रखा है ना। और अगर देखोगे तो एक तरीके से हमने भालुओं के चित्र सबसे अधिक बनाए हैं। पूछोगे कि मैक्सिमम जो हमने ये केव पेंटिंग की है रिलेटेड किससे है, तो बियर पेंटिंग, क्योंकि ये हमें बड़ा प्रभावित करते रहे। इंसान भी भालू से बड़ा प्रभावित है, समझे। बियर पेंटिंग मोस्टली यही दिखाई देता है, समझे। गुफाओं में हमने भालुओं को बना रखा है, इसलिए मैंने कहा कि वो जो होता है बियर टूरिज्म हम करते हैं, आज भी हम इनसे बड़ा प्रभावित होते हैं। और आपने देखा था कि बचपन में भालू आते थे तो उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता था एरिया में। अब पता नहीं अब आते हैं कि नहीं। हमारे समय में तो लेके आते थे भालू, आजकल तो इतने सारे सब नॉर्म्स हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भले कि ये सब बंद हो गया है ना। कहते थे कि भालू आशीर्वाद देगा, है ना। कई बार पकड़ पकड़ के बचपन में हमको ले जाया गया है और भालू से आशीर्वाद दिलाया गया है। कहते कि भालू फूंकेगा, है ना। हाँ, राइट। भालुओं की गुफाओं में अधिक कब्जा किया तो उसके चित्र बना रहे थे, राइट। सो उसके सामने ले जाके और खड़ा कर देते, ठीक है। जैसे कुछ तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो भालू आता मोहल्ले में तो उसको ले जाके खड़ा कर देते हैं ना। अब वो डर के मारे हालत खराब, कि तबीयत न भी ठीक हो तब भी कह दें कि ठीक लग रहा है। अब तो अनुभव अच्छा आ रहा है ना, डर के मारे। लोग कहते हैं चलो भालू आ गया है तो डर लगने लगता, लेकिन मजा भी आता, बड़े हुए तो थोड़ा अच्छा एहसास होने लगा, है ना। कभी गए हो भालू के यहाँ फूकने के लिए आता था, है ना। राइट। ऐसा छोटी डिस्ट्रिक्ट या शहरों में या टाउन्स में होता है ना, ठीक है। या मान लो बंदर बंदरिया की बारात निकली है तो हम लोग बाराती बन के चले जाते थे, है ना। ऑल राइट। सो इन दैट वे बियर पेंटिंग या भालुओं को चित्रकारी का महत्वपूर्ण विषय बनाया गया। भालुओं को चित्रकारी के केंद्र में रखा गया, केंद्र में रखा गया। वो मदारी नहीं आता था और कहता था कि बारात निकली है तो कौन कौन बाराती बनेगा, तो हम लोग हाथ उठाते थे कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, है ना। तो कहता था कि बाराती बनने के लिए कुछ आपको पैसा देना होगा। तो हम लोग दौड़ के घर गए, अगर नहीं है तो 50 पैसे या कुछ भी जो मिला 25 पैसे लेके आएंगे और देंगे, और इस तरीके से हम बारात के सम्मानित सदस्य बनते थे। बाद में पता लगा, बताओ, हमने बंदर बंदरिया की भी शादियों को अटेंड किया है। खैर, तो ये हो गया बियर पेंटिंग। आजकल ये सब चीजें हाँ सेंटर में रखा गया था, इन्हें भालुओं को चित्रकारी केंद्र में रखा गया था। मोस्टली बियर पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है। ऑल राइट। क्यों? अब ये तो वही जाने, भालुओं को ज्यादा देख के पसंद आता होगा ना। इंसान के शरीर पे भी हेयर्स दिखाई देते हैं, और पहले तो शुरुआत में इंसान भी वैसा ही दिखता था, भालू जैसा, है ना। बाद में धीरे धीरे अपग्रेडेशन होता गया, तो हम थोड़ा सा इंस्पायर्ड होंगे उनसे, उनके जगहों पे कब्जा कर लेते थे, है ना। नहीं, कोई नजदीकी नहीं है, एक एक तरीके का इनके साथ
है वैसा, मतलब इनकी गुफाओं पे ज्यादा, ये सब बड़े गुफाओं में रहते थे तो इंसान इनकी गुफाओं पे कब्जा करता था, इनके संपर्क में ज्यादा था, इसलिए इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, है ना। जिससे इन्फ्लुएंस हो गए उसको चित्रकारी में स्थान दोगे क्यों? ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, हमें एक तरीके से चीजों को समझाने के लिए बता रही हैं, ठीक है। राइट, ये ज्यादा उपयुक्त थी और यही वजह थी कि ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड, तो बाकी एनिमल्स जो है उनका मन, अब उनको जो अच्छा लगे, अब कोई ज्यादा मछली खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई पत्ते ही खा के जी लेता है, तो जिसको जो पसंद, नहीं, इंसान की यही तो है स्वतंत्रता कि जिसको जो पसंद आएगा। अब हम कहें कि शेर का काहे नहीं बनाए, हमें तो शेर बहुत अच्छा लगता है ना, मोदी जी शेर हैं, बदल दिया टॉपिक को, है ना, मोदी जी शेर हैं और इसलिए देश का सिंबल भी शेर ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, ऑल राइट। सो इन इन दैट व्यू जो है हम कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, है ना, राइट। हम वी आर जस्ट फॉलोइंग आर प्रेफरेंसेस, है ना, हम अपनी प्रेफरेंस को फॉलो करते हैं। क्यों? जैसे कोई होगा जो बहुत सिंसियरली एग्जाम को निकालना चाहता होगा केवल, और एक व्यक्ति है जो गीता के कर्म उपदेश से है कि जी मेहनत किए जाओ और फल की चिंता ना करो, मतलब तैयारी किए जाओ, रिजल्ट निकले ना निकले, तो एक ऐसी भी भावना होगी, है ना। तो यहाँ पे नहीं चलेगा गीता का उपदेश, ठीक है। इंसान अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चलता है, लेकिन तैयारी में एटलीस्ट गीता का उपदेश दूर रखे, ठीक है। नहीं तो पता लगे फल की इच्छा नहीं की तो फिर पेड़ जर्जर होके गिर जाएगा, ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए? ठीक है, सिलेबस के हिसाब से तो खत्म ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसमें मैंने आपको बताया था कि लोअर पैलियोलिथिक, निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मैंने कहा था कि मिडिल पैलियोलिथिक, याद आ रहा है? मिडिल पैलियोलिथिक, और नहीं भी याद आ रहा है तो देख लो, ये 3 भागों में बटा हुआ है, और अपर पैलियोलिथिक या 3 भागों में बटा हुआ है, निम्न, मध्य व उच्च, क्या पूरा पाषाण काल के 3 अवस्थाएं हैं। These are the 3 phases of, these are the 3 phases of Paleolithic period। ये 3 अवस्थाएं किसकी हैं? 3 अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं किसकी? पैलियोलिथिक पीरियड की, है ना। पैलियोलिथिक पीरियड की ये 3 अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कहां तक है। मतलब अगर आज से हम इसको लिखते हैं अप टू 50,000 BC, मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, आज से लगभग 52,000 साल पहले ये घटना घटी थी, है ना, लोअर पैलियोलिथिक वाली। आज से लगभग 52,000 साल पहले ये लोअर पैलियोलिथिक वाली घटना घटी थी। तो ये बहुत पुरानी घटना हो गई क्या? क्यों? ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई। 52,000 साल कुछ होते हैं, है ना। यहाँ 52 साल ही बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे 52,000 साल की बात हो रही है ना। तो अभी वाला 2,000 साल जोड़ दो और 50,000 साल ईसा के जन्म के पहले, तो कितनी पुरानी घटना हो गई है ना, राइट। तो ये हो गया, है ना। और इस जमाने में इसका जो यूज क्या हो रहा था, इस जमाने में हैंड एक्सेस यूज किए जा रहे थे, मतलब हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स का यूज हो रहा था। मतलब कुल्हाड़ी का प्रयोग इस समय का फीचर है, कुल्हाड़ी यूज हो रही थी। और विदारणी, विदारणी क्या होता है? विदारणी मतलब
की अलग करने वाला, क्लीवर्स मतलब अलग करने वाला होता है ना, काट के अलग कर दिया, कोई चीज काटना हो तो अलग कर देना है ना, क्लीवर्स। तो कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे इस पीरियड में, निम्न पूरा पाषाण काल में। ये इसका पीरियड ये है अप टू 50,000 BC। नहीं समझे? और ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण समय काल है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला है 50,000 BC से 40,000 BC तक, ये रिवर्स क्यों चलेगा? क्योंकि इसको 0 तक आना है, तभी तो हम 2020 तक पहुंचेंगे, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये वाला मध्य पूरा पाषाण काल का पीरियड ये है, ठीक है। और 50,000 से 40,000, और ये 40,000 से BC से 8,000 BC तक ये दिखाई दे रहा है ना, 8,000 BC तक ये दिखाई दे रहा है। लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े दिए हैं, लेकिन एक लगभग हम आंकड़ा निकाल रहे हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, इसको याद रखना है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? एग्जाम में ये पूछा गया है, ये प्री के लिए तो समझो कि मतलब बड़ा ही एग्जामिनर को पसंद आता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि कहां से क्या हुआ था। तो प्री के लिए ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टोन एज है, तो इसमें निम्न वाला क्या है? इसमें कुल्हाड़ी का प्रयोग हो रहा है और विदारणी का प्रयोग हो रहा है। विदारणी मतलब अलग करने के लिए। ये सब पत्थर के ही बने हैं। कैसे बने हैं? स्टोन से ही बना हुआ है। क्या स्टोन एज चल रहा है ना, पाषाण काल, तो मतलब स्टोन से बना होगा, है ना। ऑलरेडी एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय स्टोन, समझ गए? राइट, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय स्टोन, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तरीके से हैंड एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है क्लीवर्स दिखाई दे रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला पीरियड में थोड़ा थोड़ा आइस का प्रभाव दिख रहा है। आइस एज, इन्फ्लुएंस्ड बाय आइस एज, मतलब बर्फ जमा थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय आइस एज, थोड़ा थोड़ा बर्फ का भी प्रभाव दिख रहा है। बर्फीला ये क्षेत्र है ना, थोड़ा बहुत बर्फ का भी प्रभाव दिख रहा है। अगर मैं लोअर पैलियोलिथिक की बात करूं, यहां पे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करूं, लोअर पैलियोलिथिक की बात करूं, अगर मैं निम्न पूरा पाषाण काल की बात करूं, तो इसकी फीचर क्या दिखाई दे रही है? या थोड़ा थोड़ा प्रभावित किससे दिखाई दे रहा है? आंशिक रूप से हिम युग से प्रभावित है। हिम युग मतलब बर्फ जमा हो। आंशिक रूप से हिम युग से प्रभावित है। आंशिक रूप से हिम युग से प्रभावित है। हिम युग से प्रभावित है मतलब बर्फ से ढका हुआ था क्या? आंशिक रूप से हिम युग से प्रभावित है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विच फेज इज इन्फ्लुएंस लिटिल बिट बाई आइस एज, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक। क्लियर है? गॉट इट दिस पॉइंट? तो ये हम कर रहे हैं लोअर पैलियोलिथिक वाला हिस्सा। लोअर पैलियोलिथिक वाला हिस्सा हम कर रहे हैं। यहां पे आप लिख सकते हो कि लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड, ये हमने लिखा है यहां पे, देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस, तीसरा पॉइंट था ये, इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस, मतलब आइस एज से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, आइस एज से इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। दिस वन इज वेरी वेरी, मैंने पहले ही कह दिया है कि इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो प्री के लिए बड़ा ही जरूरी है। इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है और इसलिए हमें इसको याद रखना जरूरी है, खास करके प्री एग्जाम के लिए। एक दो बार पढ़ोगे, इसमें कोई प्रोफेसी तो करनी नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे थोड़ा सा, जो हमने कल चर्चाएं की थी मिला जुला के, तो आपको एक इसकी समझ बन जाएगी, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एंड इट विल बी बेटर टू गो विथ इट, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया, है ना। और ये बेसिकली किस फेज से रिलेटेड है? तो रिलेटेड विथ प्लीस्टोसीन फेज, प्लीस्टोसीन
फेज मतलब एक समय काल है जिसमें कि पत्थरों का विकास हुआ, तो उसको प्लीस्टोसीन कहते हैं। कल मैंने बताया था क्या, यह अवस्था प्लीस्टोसीन से जुड़ी है। यह अवस्था कल मैंने बड़ा डिटेल में प्लस में समझाया था कि कैसे इसका विकास हुआ था, ये पत्थरों का है ना। यह अवस्था प्लीस्टोसीन मतलब क्या है, पत्थरों के विकास की अवस्था है ना, प्लीस्टोसीन चरण से जुड़ी है। ये सीधा सवाल हो सकता है हमारी प्री का, यह सीधा सवाल हो सकता है हमारे प्री का। यह अवस्था प्लीस्टोसीन चरण से जुड़ी हुई है। दिस वन इज रिलेटेड टू प्लीस्टोसीन फेज, दिस वन इज रिलेटेड टू प्लीस्टोसीन फेज। हाँ, क्वाटरनरी का पार्ट। थर्ड पॉइंट को इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस्ड बाई आइसेस। इंग्लिश में लिखने के बाद उसको हिंदी में लिखा है मैंने, ठीक है। ऑल राइट, तो रिलेटेड विथ प्लीस्टोसीन फेज, ऑल राइट, लिख लिया आपने। तो यहां भी लोग क्या कर रहे थे कि यहां भी इस पीरियड में भी लोग केव्स में रहते थे, केव्स शेल्टर का प्रयोग करते थे, है ना, क्योंकि इस पीरियड में लोग केव शेल्टर्स का प्रयोग करते थे, हंटिंग पे बेस्ड थे, शिकार करते थे, और फिर फूड गैदरिंग करते थे। एज आई सेड टू यू, फूड गैदरिंग, दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय दीज टेंडेंसीज। खाद्य संग्रहण, शिकार और गुफाओं को घर के रूप में प्रयोग करते थे। अभी अभी लिखा था ना, हिंदी इसकी लिख रखी है मैंने, खाद्य संग्रहण, शिकार और गुफाओं का आवास के रूप में प्रयोग। गुफा आवास जिसे कहते हैं ना, गुफा आवास इस युग में दिखाई दे रहा है। शिकार के ऊपर लोग प्राइमरीली बेस्ड हैं और खाद्य संग्रहण के ऊपर लोग बेस्ड हैं, नोमैडिक हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। ये फीचर है लोअर पैलियोलिथिक का। किसका फीचर है? फीचर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। क्लियर है? समझ गए? ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, इस समय एक मानव है निएंडरथाल, जो एक मानव है निएंडरथाल। अब ये निएंडरथाल क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था है कि एक तरीके से होमोनिड जो है इवोल्यूशन की अवस्था है। ये क्या है? एक तरीके से एक ऐसा समझो कि निएंडरथाल एक मानव का ही रूप है, लेकिन अभी ये होमोसेपियंस तक नहीं आया है। निएंडरथाल मतलब थोड़ा झुक के चलेगा। किताब में इसकी फिगर भी दी होगी, तो मतलब देखने की जरूरत नहीं है फिगर वगैरह कुछ नहीं, बस एक नाम याद रख लो कि पैलियोलिथिक में निएंडरथाल था जो थोड़ा झुक के चलता था, है ना। इसकी जो हड्डियां होंगी ऐसे बेंड रहेगा, और ये ऐसे करके, और अगर इसे चलना होगा तो ये ऐसे तो चलेगा, लेकिन ये पूरा इसकी हड्डी ऐसे बेंड रहेगी, है ना। ये ऐसे हाथ लटका के और ऐसे चलेगा, पूरा झुका हुआ, है ना। ये भले एलियन लग रहा है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने बना रखा है इसे, ठीक है। ये निएंडरथाल मानव की अवस्था है जिसको कहते हैं होमिनिड इवोल्यूशन। होमिनिड इवोल्यूशन मतलब वही मानव की जो विकास की चरण है उसमें की एक अवस्था है। मानव विकास के चरण, मानव विकास के चरण। तो पहले इंसान ऐसे ही चलता था ना, पहले जमीन पे ऐसे करता होगा, हाथ रख के जानवरों जैसा भागता होगा, फिर ऊपर उठ के दो पैरों पे चलने लगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, जैसे बचपने में इंसान कैसे चलता है, देखा आपने, और खुद किया भी होगा, है ना। क्या है ऐसा? बचपन वाला इंसान कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके जमीन पे चलते हैं, फिर हमको कोई सिखाता है घर के लोग, फिर हम खड़े हो जाते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, फिर इतना दौड़ते हैं कि रुकते ही नहीं है ना। याद नहीं है? हाँ बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन कुछ तो याद होगा ना बचपने का, कि सब भूल गए। मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद आता है बचपने में, है ना, जैसे कुछ शरारतें या कुछ, जैसे ऐसा नहीं कि कब चलना सीखा, ये सब नहीं, थोड़ा बड़े होने की कुछ यादें हैं, है ना। जैसे छोटी सी साइकिल चलाना, या
लोगों को परेशान करना, ये सब कुछ कुछ बातें याद आती हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं याद होता, कहीं आप लोग तो उसमें के नहीं है। ठीक है, बचपन की स्मृतियां ही तो ठीक है, बड़े होने पे तो टेंशन ही, देख रहे हो अभी डीएम बनने का टेंशन है, फिर पीएम बनने का टेंशन लोगे, है ना। फिर अगर आपको एग्जाम होता कि ब्रह्मांड का स्वामी, है ना, वॉरियर ऑफ स्टार वार्स टीम, तो उसमें भी आप फॉर्म भर के और निकल लेते हैं ना, कि अब पृथ्वी पे बहुत हो चुका पदोन्नति, अब अंतरिक्ष की दुनिया में चलें। तो बड़े होने पे भागा भागी ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल, उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। अगर वो निकलता ना कि भर्ती चल रही है एवेंजर्स की, तो उसमें भी हम भर देते हैं ना कि अब बहुत हुआ डीएमएसपी का खेल, अब बनते हैं एवेंजर्स। अब एसपी को केबीसी में जाने की क्या जरूरत है बताओ, लेकिन जाएंगे जरूर। कह रहे हैं मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। तो सपना एसपी बनना था कि केबीसी खेलना था? तब तक हस्बैंड आईएफएस हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो बचपन में 20 साल से यही करना चाहता था, इसलिए मैंने वाइफ को भेज दिया, तो अब इनका पूरा तो मेरा पूरा। और वो कह रहे हैं कि जी मैं अपने लिए नहीं आई, मैं अपने पति के सपने के लिए आई हूं। लो, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके लिए आया है और उसका वास्तविक सपना क्या है। नहीं, सो इट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। एंटायर लाइफ इज ब्लंडर्स ऑफ कंफ्यूजन। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, सबके साथ वही हालत है, केवल उन्हीं के साथ नहीं, सब कि हमें वास्तव में क्या चाहिए ये क्लियर ही नहीं होता। इसलिए कुछ लोग बुद्ध और महावीर बन जाते हैं ना। ठीक है, कोई कहता है कि जी पैसा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। खूब पैसा आ गया तब भी खुश नहीं हो, बिलीव करो। आपके पास पैसा आता जाएगा, पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या क्या चाहिए। मैं अभी कितने सारे आईएएस पीसीएस से बात करता हूं, या कई सारे नेताओं से भी बात किया। जैसे मैंने एक मेरे बहुत करीबी जानने वाले राज्य मंत्री है ना, कुछ लोग विधायक भी हैं जो बड़ा जानने वाले हैं ना, तो उनसे पूछता हूं तो विधायक रो रहा है कि बताओ हम इतने दिन से हैं, हमको मंत्री नहीं बना रहे। जो मंत्री बन गया कह रहे छोटा वाला मंत्री क्यों बना है। जो बड़ा वाला मंत्री है बोल रहा है हमको गृह मंत्री नहीं बनाया है। जो गृह मंत्री बन गया कह रहा है हमको सीएम नहीं बनाया। सीएम रो रहा है कि हम पीएम कब बनेंगे। पीएम रो रहा है कि पता नहीं मेरा पद न चला जाए, है ना। राइट, वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमको चाहिए क्या लाइफ में। ठीक है, कोई कह रहा है कि जी अमिताभ बच्चन को देख लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मैंने अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को देख लिया तो जीवन सफल हो गया, है ना। तो सबका अपना अपना एक उसी में गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना। न्यूटन का सिद्धांत सही हो जाता है, बिल्कुल। सो समवेयर वी लॉस्ट कि हमें चाहिए क्या। तो देखो ये नियांडरथाल से हम होमोसेपियंस बन गए, है ना हाँ ठीक है, सही कह रहे हो शैलेंद्र। तो अभी अब देखो आप पीओ हो, लेकिन फिर भी जो है आप बड़े पदों के लिए ट्राई कर रहे हो, है ना। राइट, तो इन दैट वे ऐसा ही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप मतलब किसी आप चाहे जितना करोड़ों कमा लो, कुछ भी कर लो, फिर वही हालत रहेगी, है ना। ठीक है, जिंदगी वही रहेगी। ठीक है, राइट। हाँ, अभी आप मैनेजर के पोस्ट पे हो तो मतलब ये स्थिति है, इजंट इट। तो मैं यही कह रहा हूं कि इंसान, पहले हम लोग 1 रुपए मुट्ठी में आ जाता था, 1 रुपए मुट्ठी में आ जाता था तो कमाल का सुख मिलता था। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मेरे हाथ में 1 रुपए आ जाते थे तो मैं समझता था पूरा बाजार खरीद लूंगा, है ना। आप राजभाषा अधिकारी हो। अभी मेरे पास 1 करोड़ भी रुपए आए हाथ में तो मुझे वैसी खुशी नहीं मिलेगी जो मैं 1 रुपए में एंजॉय कर चुका हूँ। Isn't it? Are you getting? तो ये वाली लेवल आ गई है। तो इंसान का ऐसा ही है नेचर, है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब वो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का था। पूरा हाथ में बांध के भींच के और पूरा एकदम चौड़े में चलते थे ना। जो साइकिल मिलने पे खुशी थी, अभी मर्सिडीज भी मिल जाए तो उतनी खुशी ना मिले। जो पहली बार साइकिल, घड़ियों का एडवेंचर था। तो बचपने का लाइफ थोड़ा सा ज्यादा सिंपल होता है ना, एस्पिरेशंस कम होते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स देखो, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ को जीना छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है कि कहां जाके खत्म होगी हमारी इच्छाएं। इंपॉर्टेंट की वजह है कि इंसान इतना डेवलप करता चला जाता है, उसको चैन नहीं है। इंसान को जिस दिन चैन आएगा सब कुछ रुक जाएगा, विकास का वो रुक जाएगा। इंसान बेचैन है इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है ना। राइट, नहीं बुद्धा बन जाएगा तब तो इंसान जो है बुद्धा बनना ही नहीं चाहता है, इंसान बुढ़ा बनना चाहता है। समझ रहे, स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही दिखेगी लेकिन
इंसान बुढ़ा बनना चाहता है, मतलब जवानी बिता के बुढ़ा होना चाहता है, बुढ़ा उसमें बनने में इंटरेस्ट ही नहीं, और बनना भी सबके लिए ठीक नहीं है। सब लोग बुद्ध हो जाएंगे तब क्या होगा, उपदेश कौन सुनेगा। इंपॉर्टेंट साइट्स देखो, बेलन वैली, ये बेलन वैली किचन में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर के पास में, यूपी। ये इसकी साइट है, एग्जाम में पूछा जाता है बेलन वैली। एक ने खड़ा होकर कह दिया क्वेश्चन गलत है, बेलन वैली कौन सी वैली है, हमें बेवकूफ बना रहे है ना। ठीक है, बेलन घाटी बेलन के शक्ल की है, इसलिए हमने इसको बेलन घाटी नाम रख दिया है ना। बेलन घाटी किससे संबंधित है, दिस वन इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से बेलन घाटी संबंधित है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, साइट्स खूब पूछे जाते हैं, आपको पागल बना देंगे, समझ गए। यस, बेलन वैली कॉमन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे एक सोन वैली या सोहन वैली भी लिखते हैं, अभी ये पाकिस्तान में चली गई है, पाकिस्तान, अभी ये पाकिस्तान में चली गई है ना, और ये महत्वपूर्ण है ना, ठीक है। नर्मदा वैली, ये सब वैलीज पूछी जाती हैं आपसे, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, राइट, नर्मदा वैली, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर रहेगा। तो बेलन वैली, सोहन वैली, नर्मदा वैली, इसकी फीचर्स क्या हैं जो मैंने ऊपर बताए हुए हैं ना। निएंडरथाल मानव की एक संरचना है, बट नॉट एग्जैक्टली होमोसेपियंस, और ये लोग इस क्षेत्र में हैंड एक्सेस और क्लीवर्स का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ गए। तो इसको याद रखेंगे। राजस्थान में थार, हाँ, नर्मदा वैली, हाँ ठीक है, ये नर्मदा वैली मध्य प्रदेश से लेके पूरा उधर तक फैली हुई है, गुजरात तक है ना, एक बड़ी क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान में थार डेजर्ट वाला एरिया, राजस्थान में थार डेजर्ट या थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, ऑलराइट। और बेलन वैली बड़ा ही प्रसिद्ध है, मतलब पूछा जाए कि ये प्रोटोसाइट मान सकते हैं इसे। प्रोटोसाइट मतलब कि यहाँ पे एबंडेंस ऑफ मटेरियल मिले हैं ना, यहीं से स्टार्ट हो गया। प्रोटोसाइट वो क्षेत्र होता है जहां पे एक स्टार्ट होता है, मतलब एक व्यापक मात्रा में संसाधन मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोसाइट, प्रोटोसाइट, इसको कहते हैं प्रोटोसाइट, प्रोटोसाइट, ठीक है, प्रोटोसाइट। तो ये सब जो प्लेसेस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दीज प्लेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, समझ गए ना, ठीक है। प्लेसेस को याद रखना है। मिडिल जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पिछली साइट ये है, हाँ, प्रोटोसाइट है बेलन वाली जो साइट है। प्रोटोसाइट मतलब होता है कि जैसे हड़प्पा प्रोटोसाइट थी, वैसे प्रोटोसाइट है। यहाँ पे पहली बार भारी मात्रा में इतने संसाधन मिले, मतलब कि ये सब पत्थर और हड्डियों का औजार मिले हैं ना, ऑलराइट। तो ये प्रोटोसाइट के रूप में दिखाई देती है बेलन वैली, ठीक है। सोहन वैली, सोन SOAN भी लिखते हैं, सोहन वैली, बेलन वैली, नर्मदा वैली, राजस्थान का थार डेजर्ट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, और टेरिटरीज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे अगर देखोगे तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको धारदार बनाएंगे हथियार को, है ना, मतलब कि इसमें पत्थरों को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोन्स को क्या करेंगे, थोड़ा ब्लेड नुमा बनाएंगे, है ना, ब्लेड बनाएंगे नुमा, थोड़ा फ्लेक्स बनाएंगे, किनारियां इसकी बनाएंगे, है ना, किनारी, फ्लेक्स मतलब एक तरीके का किनारी बना दिया या धारदार बना दिया, है ना,
इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। क्यों? ब्लेड नुमा बना दिया कि जिससे सहूलियत होगी, है ना। दैट वाज फॉर द इजनेस इन द हंटिंग कटिंग, है ना। इसकी किनारी बना दी, ब्लेड बना दिया, ये पत्थरों का ही बना रहा है ना। और एक तरीके से बोरर्स बना दिया, बेधनी जिसे कहते हैं, बोरर्स। बोरर्स मतलब बेधनी, बेधनी मतलब कि जैसे बेधा जा सके, जैसे हम नीडल नहीं यूज करते हैं, बेधनी, है ना। खुरचनी, स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स, खुरचनी, सुना है आपने? खुरचनी जैसे हम पेंटिंग उंटिंग के समय यूज करते हैं, नहीं, या कोई चीज खुरचने में, खुरचनी, ये सब हमने यूज किया था, है ना। तो ये सब डोमिनेंट दिखाई देता है। एग्जाम में पूछेगा स्टोन्स को हमने क्या बना दिया मिडिल पैलियोलिथिक में, जिसका पीरियड मैंने बताया था 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, ये मैंने बताया था। और इस पीरियड में ये सब ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं और ये फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, बोरर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको ब्लेड फ्लेक कल्चर के नाम से भी जानते हैं ना। समझ गए? नहीं समझे? है ना। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये जो नियांडरथाल है, नियांडरथाल, वो घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ भी कहीं ना कहीं जो नियांडरथाल होमिनिड है वो घूमता हुआ दिखाई देगा। होमिनिड मतलब कि मानव की ही पूर्व अवस्था, अर्ली ह्यूमंस मान सकते हो इसे। होमोनिड मतलब अर्ली ह्यूमंस। यहाँ भी नियांडरथाल टहल रहा और यही सब काम कर रहा है, दिमाग लगाना उसने शुरू कर दिया है ना। ठीक है। क्लियर है? समझ गए? ठीक है ना। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय की फीचर क्या है कि जो डेड बॉडीज होती थी ना, उनको पेंट कर दिया जाता था। बिफोर burial, dead bodies were painted. देखो आदिवासियों में तो होता ही है। मैंने एक दिन देखा था डिस्कवरी के ऊपर कि किसी की शादी हो रही थी, आदिवासी था वो, अमेज़न का, और शादी में गोबर से श्रृंगार किया जाता है। अब बताओ, ये वही का ट्रेडिशन था, है ना। पूरा वो जो काउ डंग था उससे पूरा उसका चेहरा, पूरा शरीर, और उसको पूरा नहला दिया। फिर उसके ऊपर पूरा पेंटिंग जब सूख गया धूप में बैठा के, तो पूरे शरीर पे अजीबोगरीब डिजाइन बना दिया पूरा। मतलब मुझे लग रहा था कि एलियन भी देख ले उसे तो हार्ट फेल हो जाए। और उस दिन वो अपनी शादी करने जा रहा था, समझे। डिस्कवरी पे दिखा रहा था। तो सबकी अपनी ट्रेडिशन होती है। बिफोर ब्यूरियल डेड बॉडीज वर पेंटेड। शवाधान मतलब कि जो दफनाना होता है, शवाधान से पहले मृतकों के शरीर को रंगना, मृतकों के शरीर को रंगना, मृतकों के शरीर को रंगना इस समय की सबसे बड़ी एक ट्रेडिशन के रूप में दिखाई दे रहा है। मानो कि पहले लोग नहीं बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी बर्तन वर्तन रख दिया, जानवरों को मार के रख दिया कि आगे चल के कहीं इसका जरूरत लगा तब क्या करेगा, है ना। तो ऐसी बातें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स हमारा फिर से बेलन वैली आ जाएगा, है ना। बेलन वैली एक महत्वपूर्ण साइट्स है ना। और नर्मदा वैली के किनारे भी ये दिखाई दे रहा है। बेलन वैली, नर्मदा वैली, इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूं कि तुंगभद्रा, मतलब वो आंध्र प्रदेश के पास भी तुंगभद्रा जो रिवर बेल्ट है, रिवर बैंक है, वहां भी दिखाई दे रहा है, नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा रिवर के किनारे भी ये इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी दिखाई दे रही है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका
क्या? भीम बेटका मध्य प्रदेश MP। फ्लिक मतलब होता है किनारा। फ्लिक मतलब जैसे कोई चीज है, इसके किनारे पे थोड़ा शार्पनेस बना देना है। ठीक है, ऑल राइट। तो भीम बेटका, ये सब साइट्स याद रखनी है। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ये प्री के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेंस में कोई उपयोग नहीं है ज्यादा, और न ही इंटरव्यू में कोई इतना पूछेगा आपसे। एक आध कोई सवाल पूछ लेता है, लेकिन प्री में जरूर महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, समझ गए? तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री। अपर पैलियोलिथिक देखो, अपर पैलियोलिथिक है ना, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन हमने कई सारी कॉन्सेप्ट्स की भी बातें बीच बीच में की हैं। कल प्लस वाले पे भी कर रहे थे, है ना। तो अपर पैलियोलिथिक मतलब कि उच्च पूरा पाषाण काल की बातें भी हमने देख रखी हैं, और ये लगभग 40,000 से लेके 8,000 BC तक दिखाई देता है। 8,000 BC तक ये दिखाई देता है। इसमें भी ये महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से क्लाइमेट यहाँ पे कंपैरेटिवली वार्म हो जाता है ना। क्लाइमेट में चेंज हो गया, बाकी जगह तो आइस एज का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, वार्म क्लाइमेट हो गया कंपैरेटिवली। एकदम वार्म नहीं होगा, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूं कंपेयर करोगे तो लिटिल बिट वार्म हो गया है। तुलनात्मक रूप से जलवायु गर्म हो गई। तुलनात्मक, पीछे से तुलना करें तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समय से थोड़ा बहुत गर्माहट एनवायरनमेंट में दिखने लगी। अभी हमारे पास देखो, इसी ठंडी में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो आइस एज में तो होमोसेपियंस का टिकना ही मुश्किल था, है ना। इंसान भी तो कमजोर होता गया। निएंडरथाल देखो टिक जाता था इसी में, है ना। तो इट वाज अ डिफिकल्ट कंडीशन। फिर भी एक तरीके से देखा जाए कि ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा पीरियड कवर कर रहा है ना। और एक तरीके से ये होमोसेपियंस का पीरियड है ना, पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, पीरियड ऑफ होमोसेपियंस, पीरियड ऑफ होमोसेपियंस। यही इसी समय होमोसेपियंस सक्रिय हो गया, है ना। समझ गए? इसी समय होमोसेपियंस सक्रिय हो गया। हाँ, इवोल्यूशन हो गया, होमोसेपियंस का उदय हुआ। मतलब इवोल्यूशन हो रहा है ना, इवोल्यूशन हो रहा है, इंसान का ही इवोल्यूशन हो रहा है होमोसेपियंस के रूप में, है ना। और एक तरीके से अगर देखोगे तो थोड़ा सा एडवांस हो गए, वेपन्स हमारे थोड़े एडवांस हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो टूल्स बनाए जाने लगे, टूल्स, तो यूज ऑफ टूल्स में एक तरीके का यूज किया जा, अपग्रेडेड हो गया। यूज ऑफ बोन्स, हड्डियों का भारी मात्रा में उपयोग हुआ। टीथ, दांत, इस समय में दांत भी उपयोग होने लगे, है ना। और सींगों का उपयोग किया जाने लगा, हॉर्न्स, सींग। जो उपकरण बन रहे थे इस समय के, वो इन मायनों में महत्वपूर्ण थे, है ना। ठीक है। राइट, वार्म क्लाइमेट, और इसीलिए हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड जो है एनिमल्स या स्पीशीज में गिने जाते हैं। और इसीलिए हमें दिन भर खाना खाना पड़ता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती रहे। और हमें भूख बार बार क्यों लगती है? अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, है ना। अगर हम कोल्ड ब्लडेड होते, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इफ वी वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। हम हाइबरनेशन में चले जाते, 6 महीने सोते, कुंभकर्ण जैसा नहीं, या फ्रॉग हो गया, या ये सब इस तरीके का ना। लेकिन हम वार्म ब्लडेड हैं, इसलिए हमें परमानेंट खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी हीटेड रहे। मेरी बात समझे? ऊपर से इतना हमें हीटेड की जरूरत है कि अभी ठंडी हो रही है तो तुरंत स्वेटर चाहिए, कपड़े चाहिए, जैकेट्स चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है। तो भारी मात्रा में इन सब उपकरणों का प्रयोग करने लगा इंसान, क्योंकि अब दिमाग बढ़ा है ना इसका, होमोसेपियंस का दिमाग बढ़ा है। क्यों?
समझ गए? नहीं समझे? हाँ, भालू जैसा ही बन जाते हैं ठंड में, पूरा वैसा ही लपेट लिया, वो सब हमने सीखा हुआ वहीं से, हमारी इनबिल्ट संरचना में चला गया है, वो हमारे अंतरतम में चला गया वो, है ना? राइट, ठीक है। हाँ, सीधे 27 दिसंबर को आंख खुलती, ठीक बात है, और सीधे उठ के हम चले जाते हैं वहां पे, है ना? राइट, ठीक है। होमोसेपियंस मतलब यही वर्तमान वाली हमारी अवस्था दिखाई दे रही है ना? तो अभी भी लोग वैसे ही रह रहे थे, छुप छुप के रहते थे गुफाओं में। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग पिटवाना शुरू कर दिया, है ना, 3 मंजिले घर बना के चढ़ गया उसके ऊपर, नहीं, अभी भी गुफाओं में ही इंसान रह रहा था। वापस से बेलन वैली दिखाई देगा, है ना? उस समय का इंसान ऐसे दावे नहीं करता था कि जी हमारे 3 घर हैं, 4 प्लॉट्स हैं, ऐसा सब कुछ नहीं करता था, है ना? राइट, राइट। भीमबेटका जैसे प्लेस हैं मध्य प्रदेश वाले, भीमबेटका जैसा प्लेस है। और अगर देखा जाए तो साउथ बिहार का हिस्सा जो है ये भी डोमिनेटेड था इस पीरियड में, है ना? यहाँ पे भी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और एक तरीके से नॉर्थ गुजरात वाला हिस्सा ये भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से डोमिनेटेड है। तो मतलब ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक दूर तक गया था, है ना? आंध्रा कर्नाटक ये दूर तक ये हिस्सा फैला हुआ था। तो मोस्टली मतलब इसमें उन चीजों के याद रखने हैं जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ये बिलन वैली एक कॉमन क्षेत्र है जिसको कि याद रखना, और क्या परिवर्तन है वो याद रखना है, ठीक है ना? अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछूं कि जो एक तरीके से दिखाई दे रहा है ये पूरा इवोल्यूशन, तो अब आप समझ गए होगे, है ना? पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा था। मीजोलिथिक पीरियड में इंसान थोड़ा होशियार हो गया है, और क्योंकि होमोसेपियंस आ गया है, तो ये जो मीजोलिथिक या मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, राइट, मध्य पाषाण काल। और ये जो मध्य पाषाण काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें छोटे औजार, क्योंकि इंसान अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा तो इसको छोटे औजार चाहिए, है ना? माइक्रोलिथ, ठीक है। और ये जो मीजोलिथ में क्या हो रहा है कि पूरा ही एंड ऑफ आइस एज हो गया। एंड ऑफ आइस एज मतलब हिम युग का अंत है ये, है ना? हिम युग का अंत है। और इंसान थोड़ा कैरिएबल चीजें लेके चलता था, तो यूज ऑफ माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग शुरू हो गया। माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल स्टोन्स, क्या है? स्मॉल स्टोन्स, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का प्रयोग हिंदी में भी वैसे ही है, माइक्रोलिथ का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना? और क्लाइमेट चेंज हुई तो इंसान क्या करेगा? मूविंग टू न्यू एरियाज। क्यों मूविंग टू न्यू एरियाज? जब जलवायु में परिवर्तन होगा, ठंडा होगा, तो इंसान घुमक्कड़ बनेगा, और, है ना? आदि मानव का मतलब ये है, यही मतलब ये जो निएंडरथाल और ये सब पढ़ रहे हो, ये सब आदि मानव में ही आता है। मानव से पहले उनको आदि मानव कह दिया, है ना? मानव से पहले वो सब आदि मानव हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इसी समय पहली बार इंसान अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, उसको कहते थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये भी एक होमिनिड है, और ये पहली बार इंसान अपने पैरों पे खड़ा हुआ, होमो इरेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब कि पैरों पे खड़ा हो जाना, है ना? और होमिनिड है ये भी इस पीरियड में। कौन से वाले में? अपर पैलियोलिथिक में होमिनिड, होमो इरेक्टस दिखाई दे रहा है। और यहां से हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा इसमें मत लिखो, यहाँ पे लिखो। ये तो होमोसेपियंस का हो गया ना। इसके पहले इसको यहाँ मिटा के इसके पहले होमो इरेक्टस लिख सकते हो इस वाले में, मिडिल वाले में। निएंडरथाल के साथ साथ होमो इरेक्टस को भी लिख लो यहाँ पे, इस वाले में लिख लो। ये कौन सा है? मिडिल वाला है ना? मिडिल वाले में एक और बढ़ा लो और यहाँ पे लिख लो होमो इरेक्टस का भी यहाँ डोमिनेंसी थोड़ा दिखाई देता है मिडिल वाले में। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? होमो सेपियंस।
होमिनिड आ गया, ठीक है, होमिनिड, और फिर क्या आ गया, होमो सेपियंस आ गया, ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है मसला। तो इसी समय ठीक है, हाँ ठीक है, लोअर वाले में भी निएंडरथाल है, और फिर मिडिल वाले में निएंडरथाल, होमो इरेक्टस, और फिर अपर वाले में होमो सेपियंस आ गया है ना। यहाँ पे इंसान नई एरियाज में जाएगा, अर्ली एग्रीकल्चर करेगा, अर्ली एग्रीकल्चर, प्रारंभिक कृषि दिखाई देगी, है ना, प्रारंभिक कृषि, और फिर नए क्षेत्रों में प्रवास, नए क्षेत्रों में प्रवास करेगा इंसान, है ना, ऐसी सब बातें दिखाई दे रही हैं। और इसमें म्यूरल पेंटिंग भी तगड़ा करेगा इंसान, म्यूरल पेंटिंग मतलब गुफा चित्रकारी। और इसका सबसे तगड़ा प्रमाण कहां पे मिलता है, भीमबेटका, भीमबेटका में इसका सबसे तगड़ा प्रमाण दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में, है ना, पहला ये प्रमाण दिखाई देता है भीमबेटका में। गुफा चित्रकारी इस समय में बड़ा ही प्रचलित है ना, क्लियर है। तो एक तरीके से ये बहुत ही डोमिनेंट तरीके का समय दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ गए। ये जो पूरा ये मीजोलिथ दिखाई दे रहा है। साइट्स देखो, इंपॉर्टेंट साइट्स, कुछ जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स देखो, तो साइट्स में लिख लोगे कि यहाँ भी बेलन वैली दिखाई दे रही है, एक इंपॉर्टेंट साइट है बेलन वैली, जहां पे मैंने पहले कहा था कि एबंडेंस ऑफ चीजें दिखाई दे रही है ना, बेलन वैली दिखाई दे रहा है। फिर भीमबेटका मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, और ब्रह्मगिरी मैसूर लिख सकते हो, ब्रह्मगिरी मैसूर, अब तो मैसूरू हो गया है, ब्रह्मगिरी मैसूर में लिख सकते हो। नर्मदा वैली, विंध्यन वैली, विंध्यन वैली, फिर नर्मदा वैली, इन क्षेत्रों में ये दिखाई दे रहा है ना, नर्मदा वैली, विंध्यन वैली, है ना। और बागोर राजस्थान, बागोर और राजस्थान जैसे प्लेस हैं, बागोर और राजस्थान, बागोर राजस्थान जैसे प्लेस हैं। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दिखता है यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के साक्ष्य, ये पहला ही साक्ष्य मान सकते हो, बागौर राजस्थान, पशुपालन के साक्ष्य इस बागौर राजस्थान में दिखाई देते हैं ना, समझ गए। एक और प्लेस है आदमगढ़, आदमगढ़ एक प्लेस है, आदमगढ़ एक प्लेस है, दिस प्लेस इज आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे भी अर्ली प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं, अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये प्लेसेस आपसे पूछेंगे, है ना, ये प्लेसेस आपसे पूछेंगे। फिर लंघनाज, लंघनाज एक प्लेस है, लंघनाज, लंघनाज, तो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, गुजरात, गुजरात, लंघनाज एक प्लेस है गुजरात। और यहाँ पे अर्लीस्ट ब्यूरियल, अर्लीस्ट ब्यूरियल मतलब कि प्रारंभिक शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब लाश दफनाई गई थी, शवाधान के साक्ष्य, है ना। हाँ, वो भी हम लिखेंगे। मतलब देखो, पहला जानवर तो डॉग है, जिसको हमने डोमेस्टिकेटेड बनाया था, है ना। फर्स्ट एनिमल कौन सा है, डॉग है, जिसका कि हमने डोमेस्टिकेशन किया था, है ना, जिसका हमने डोमेस्टिकेशन किया था, ठीक है, ठीक है। और क्रॉप तो हम देखेंगे उसमें नियोलिथिक वाले में, है ना। क्रॉप कहाँ देखेंगे, नियोलिथिक वाले में देखेंगे, समझ गए। और मिर्जापुर में भी ये ब्यूरियल दिखता है, यूपी,
अभी तो मिर्जापुर की एक सीरीज आ गई है ना, मिर्जापुर में भी ब्यूरियल दिखता है, शवाधान का साक्ष्य दिखता है। तो ये सब प्री के लिए बड़ा ही जरूरी है। अब एक आध और सेगमेंट बच गए हैं, जैसे कि ये वाली जो न्यूलिथिक पीरियड है इस तरीके का है, तो हम उसको भी कर लेंगे अपने नाइट वाली क्लास में, है ना। तो एक छोटा सा सेगमेंट 10 मिनट का बच गया है, तो उसको हम प्लस वाली कोर्स में कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा स्टोन एज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, फिर हम उसके बाद मिडवल पढ़ने के बाद 10 मिनट का एक हिस्सा है जिसको कि हम कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो मिलते हैं आप हिस्ट्री वाली क्लास में रात में 9 बजे 9 PM पे। जो नया बैच है, जो लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो ले लेंगे। 1 बजे हम पॉलिटी की क्लास देखेंगे। ये भी मतलब कि एक तरीके का इसमें हम कैग के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। तो 9 PM पे हम मिडवल की